नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोका हिंदुस्तानी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य चल रहा है। गुप्त साम्राज्य के 3 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। ये इसका नेक्स्ट चौथा पार्ट है और इसमें हम राजस्व व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना कुछ देरी किए शुरुआत करते हैं दोस्तों। राजस्व व्यवस्था यानी गुप्त जो साम्राज्य था उसमें राजस्व व्यवस्था कैसी थी, राजकाज कैसा था। राजस्व यानी जो भूमि से संबंधित होता है ना, उसको राजस्व कहते हैं। तो प्राचीन परंपरा के अनुसार राजा भूमि का स्वामी होता था। भूमि का स्वामी कौन होता था? राजा होता था। अर्थशास्त्र में भी राजा को भूमि का स्वामी माना गया है। मनु की स्मृति है ना उसमें, और गौतम ने भी राजा को भूमि का अधिपति बताया है। राजा भूमि कर के रूप में उपज का छठा हिस्सा लेता था। इस कर को भाग कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। यानी राजा क्या करता था, जो उपज होती थी उसका छठा हिस्सा लेता था और उसको क्या कहते थे, उस कर को जो कर लेते थे, टैक्स लेते थे, उसको भाग कहते थे। तो गुप्त साम्राज्य में क्या कहते थे? भाग। मनु स्मृति में भोग नामक कर का उल्लेख हुआ है। यह राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल फूल इत्यादि की भेंटें थी। भाग या भोग। तो उद्रंग व ऊपरी कर अन्य भूमि कर थे। अन्य प्रकार के भूमि के जो कर थे वो थे उद्रंग और ऊपरीक। उद्रंग स्थायी किसानों से और ऊपरीक अस्थायी किसानों से लिया जाता था। जो स्थायी किसान थे, परमानेंट जो किसान थे, उनसे जो कर लिया जाता था उसे उद्रंग कहते थे, और जो अस्थायी थे उनसे जो कर लिया जाता था उन्हें ऊपरीक कहा जाता था, उस कर को। गुप्त काल में भूमि कर में वृद्धि हुई और व्यापारी करों में कमी हुई। यानी भूमि पर जो कर था वो बढ़ा दिया गया, व्यापार पर जो कर था वो कम कर दिया गया। कर्षक अपना भूमि कर हिरण्य को क्या कहते हैं? नगद जो कर लिया जाता था उसको क्या कहते हैं? हिरण्य वह में अन्न के रूप में, दोनों रूप में दे सकते थे। यानी किसानों को छूट थी कि आप नगद दे सकते हो या अन्न के रूप में कर को दे सकते हो। अन्न के रूप में देते थे उसको क्या कहते थे? में कहते थे। नगद देते थे उसे हिरण्य कहते थे। तो विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगाकर भूतोवाद प्रत्यय कहलाता था। यानी विदेशी वस्तुओं पर जो टैक्स लगता था, कर लगता था, उसे क्या कहता था? कहा जाता था भूतोवाद प्रत्यय। भूतोवाद प्रत्यय याद रह जाएगा ना। भूतोवाद प्रत्यय जो विदेशी वस्तुएं आती थी उस पर जो टैक्स लगता था। शुल्क या बिक्री कर भी एक प्रकार का कर था। भूमि अनुदान के साथ साथ गांव से होने वाले आय भी प्राप्तकर्ता को सौंप दी जाती थी। अतः सामंती व्यवस्था में राजस्व पर केंद्रीय नियंत्रण कमजोर होता जा रहा था। तो इसमें क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन था, विकेंद्रीकरण हो रहा था, और विकेंद्रीकरण के रूप में सामंत है उनका वर्चस्व बढ़ रहा था। भूपति कर्षकों वह उनकी स्त्रियों से बेगार भी ले सकता था। जो भूमि का मालिक होता था वो किसानों से और उनकी स्त्रियों से बेगार का मतलब क्या होता है? यानी काम भी करवा ले और पैसा भी नहीं दे तो उसको बेगार कहते हैं। बेगार को विष्ठी कहा जाता था। उस समय बेगार को क्या कहते थे? विष्ठी कहा जाता था। वणिकों व शिल्पियों को भी विष्ठी देनी पड़ती थी। राजस्व का एक अन्य स्रोत भूमि रत्न, गड़ा हुआ गुप्त धन, खान, नमक इत्यादि भी था। राजस्व यानी राजा को जो आय प्राप्त होती थी उसके साधन है वो भूमि कर तो था ही। इसके अलावा और क्या था? भूमि रत्न मिल जाए, गड़ा हुआ कोई गुप्त धन मिल जाए, खान हो, कोई नमक हो, इनसे भी राजा को कमाई होती थी, आमदनी होती थी। अगर गुप्त खजाना दान दी हुई भूमि में से निकले तो इस पर धन पर दान ग्रहीता का अधिकार माना जाता था। यदि कोई भूमि राजा ने क्या कर रखी है? दान दे रखी है ना, तो दान जो दी गई भूमि थी उसमें कुछ भी निकले तो वो जो दान दे रखी है उसका ही अधिकार होता था। गुप्त काल के अंतिम दिनों में अपराधियों को दंड देने व झगड़ों में न्याय करने का अधिकार भी भूमिदान के साथ ब्राह्मणों तथा दान ग्रहीताओं को स्थानांतरित किया जाने लगा। देखो कितना डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, कितना विकेंद्रीकरण हो रहा है। यानी कोई झगड़ा करे, अपराध करे तो वो भी अधिकार किसको दे दिए? जो भूमि दान दे रखी है ब्राह्मणों को, है ना, या किसी और को, तो उनको भी आप ही इसका क्या करोगे? न्याय करोगे। तो ऐसे करके अधिकार है वो आगे से आगे सामंतों तक जा रहे हैं।
गुप्त काल के प्रारंभिक दिनों में केंद्रीय प्रांतों में राजा की अनुमति के बिना सामंत को भूमिदान देने का अधिकार नहीं था। जो पहले प्रारंभिक दिन थे, गुप्त काल के जो शुरुआत के दिन थे, उनमें क्या नहीं था, सामंत को भूमिदान का अधिकार नहीं था, यानी सामंत है वो भूमिदान नहीं कर सकता था। परंतु 6ठी शताब्दी से राजा की अनुमति के बिना भी भूमिदान देने की परंपरा शुरू हो गई। परंतु जैसे जैसे गुप्त काल आगे बढ़ा तो उन्होंने छूट दे दी सामंतों को कि आप भी भूमिदान राजा की अनुमति के बिना दे सकते हो। मंदिरों तथा ब्राह्मणों को शैक्षणिक व धार्मिक उद्देश्यों से जो कर मुक्त भूमि दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, क्या मंदिरों या ब्राह्मणों को शैक्षणिक कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, शिक्षा के लिए, धर्म की किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भूमि दान दी जाती थे उसे क्या कहते थे, अग्रहार कहते थे। तो शैक्षणिक कार्यों के लिए और धार्मिक कार्यों के लिए जो भूमि अनुदान दिया जाता था उस भूमि को उसे अग्रहार कहा जाता था। बाद में गुप्त शासकों ने राजकीय कर्मचारियों को भी वेतन के बदले भूमिदान देना शुरू कर दिया। अनुदान व राजकीय पद वंशानुगत होने लगे, यानी बाद में कर्मचारियों को भी वेतन के बदले क्या देने लग गए, भूमिदान। भूमि कर संग्रह के लिए ध्रुवाधिकरण नामक अधिकारी होता था, यानी भूमि पर जो टैक्स था उसको संग्रह करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए जो अधिकारी था उसका नाम था ध्रुवाधिकरणिक। भूमि अभिलेखों को सुरक्षित करने के लिए महाअक्षपटलिक तथा कर्णिक नामक अधिकारी होते थे। महाअक्षपटलिक तथा कर्णिक नामक अधिकारी होते थे। भूमि संबंधी विवादों के निपटारे के लिए न्यायाधिकरण नामक अधिकारी होते थे जो विवादों का निपटारा करते थे। दीवानी जो मामले थे उनका निपटारा करने के लिए न्यायाधिकरण। अब आगे है गुप्त काल का आर्थिक जीवन कैसा था, पैसा वाला मामला है वो कैसा था गुप्त काल का। तो गुप्त काल में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था। पूछा जाता है ना, जैसे हड़प्पा सभ्यता में मुख्य व्यवसाय क्या था, है ना, पशुपालन था, वैसे ही गुप्त काल में मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। कालिदास के अनुसार राष्ट्रीय आर्थिक विकास में कृषि पशुपालन का बहुत महत्व है। कालिदास बताते हैं कि कृषि और पशुपालन का बहुत महत्व है। वृहत संहिता के अनुसार 3 फसलें होती थी। कृषि अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर थी। फसलें कितनी होती थी, 3। और कृषि किस पर निर्भर थी, वर्षा पर। वृहत संहिता में मौसम के विषय में अनेक भविष्यवाणियां हैं। अमरकोश में हलों की बनावट का पूरा वर्णन दिया गया है। भूमि के अलग अलग फसलों के लिए विभाजन किया गया है। आप सोचोगे ये पढ़ाना क्यों जरूरी है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि हलों की बनावट है उसका जिक्र कहाँ मिलता है, तो अमरकोश में मिलता है। अमर सिंह का अमरकोश है ना। अष्टांग संग्रह में चावल की 44 किस्मों का वर्णन है। अष्टांग संग्रह में चावल की 44 किस्मों का वर्णन कहाँ है, अष्टांग संग्रह में। इस सिंह के अनुसार चावल व जौ प्रमुख फसलें थी। तो गुप्त काल में की प्रमुख फसल क्या है, जौ और चावल। कालिदास ने गन्ना, जिसे ईख भी कहते हैं, और चावल धान की खेती का उल्लेख किया है। कालिदास ने गन्ना और चावल का उल्लेख किया है। कालिदास के अनुसार काली मिर्च, इलायची मल्य पर्वत नीलगिरी के पर्वत के पास होते थे। कोसमोस ने भी मल्य पर्वत को काली मिर्च का देश बताया है, कोसमोस ने भी। तो बृहस्पति व नारद के अनुसार परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद उसकी भूमि उसके पुत्रों में बांट दी जाती थी। वराहमिहिर ने दुर्भिक्ष अकाल का वर्णन किया है। तो अकाल का वर्णन किसने किया, वराहमिहिर ने किया है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में लिखा है कि अत्यधिक वर्षा के कारण सुदर्शन झील का पानी चारों ओर फैल गया था। इसके कारण वहाँ के निवासियों के लिए दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, यानी बाढ़ जैसी स्थिति हो गई थी। ये स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में लिखा गया है। सुदर्शन झील सिंचाई के हेतु काम में ली जाती थी। जूनागढ़ अभिलेख गुप्तकालीन सिंचाई का सर्वोत्तम उदाहरण है। अमरकोश से याद होता है कि गुप्त काल में मंदिरों से गुप्त काल में नदियों से नहरें निकाली गई और तालाब भी बनाए गए, यानी सिंचाई के साधन बनाए गए, नहर और तालाब। गुप्त काल में अग्नि पुराण के अनुसार कृषि की वृद्धि के लिए सिंचाई के साधन जुटाना राजा के प्रमुख 8 कर्तव्यों में से एक था, सिंचाई के साधन करना। सिंचाई रहट, जिसे अर्घट कहते हैं, से भी होती थी। सिंचाई किससे होती थी, रहट से भी होती थी। आर्थिक उपयोगिता की दृष्टि से भूमि के कई प्रकार बताए गए हैं, यानी भूमि के 4 गुप्त काल में मुख्य रूप से भूमि को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में। कौन कौन सी, पहली है क्षेत्र, वास्तु, खिल और अग्रहत।
खेती के लिए योग्य उपयुक्त भूमि उसको क्षेत्र कहते थे। रहने योग्य भूमि निवास के लिए जो होती थी वास्तु कहते थे। और भूमि जोती नहीं जाती थी, बंजर होती थी, उसको किल कहते थे। बिना जोती गई जंगली भूमि को अग्रहत कहते थे। हल दंडकार, हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा दिया जाने वाला एक कर था। यानी जिस किसान के घर में क्या है, हल है, वो क्या कौन सा कर देगा, हल दंड कर देगा। ए देव मात्रक भूमि वह भूमि जिस पर कृषि वर्षा पर आधारित न होकर कृत्रिम साधन द्वारा सिंचाई पर निर्भर होती थी। ए देव मात्र क्या, कृत्रिम यानी नहर या तालाब से जहाँ सिंचाई होती थी उस भूमि को क्या कहते थे, ए देव मात्र कहते थे। अर्थात वह भूमि जिस पर बिना कृषि के अच्छी खेती हो सके, यानी बरसात की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर कृत्रिम साधनों द्वारा सिंचाई होती है, उसे अदेव मात्र कहते हैं। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख है। अमरकोश में बताता है 12 प्रकार की भूमि कौन कौन सी, उर्वरा, ऊसर या बंजर, मरु, अपरहत, सदल, घास के मैदान को क्या कहते थे उस समय, सदल, पंकिल यानी कीचड़ की जमीन होती थी उसको पंकिल कहते थे, जल प्राय नुपम पानी से भरी हुई भूमि उसको कहते थे, कच्छ पानी के निकट की भूमि को कच्छ कहते थे, जैसे गुजरात का कच्छ है ना पाकिस्तान साइड में, और सरकरा कंकरीली जो ज़मीन होती थी उसको सरकरा कहते थे, और रेतीली भूमि जो सरकावती होती थी उसे रेतीली भूमि को सरकावती कहते थे, और नदी से सिंची जाने वाली भूमि को नदी मात्र कहते थे। वर्षा के जल से सिंची जाने वाली भूमि को देव मात्र कहते थे, यानी वर्षा से खेती अच्छी हो जाए उसे देव मात्रक, और वर्षा के बिना उसे अदेव मात्रक। नल भूमि माप में प्रयुक्त होने वाली धातु की छड़ या उसी लंबाई की रस्सी को कहा जाता था, यानी भूमि नापने के लिए जो रस्सी उपयुक्त या धातु की छड़ काम में ली जाती थी उसे नल कहते थे। पाटक भूमि का बड़ा नाप था, धनु व दंड भी भूमि नापे थे। आडवाप, द्रोणवाप, कुल्यवाल, नल भी भूमि के नाप थे। ये भी क्या थे, भूमि के नाप थे। ऐसे पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है, तो ये क्या है, आडवाप हो, द्राणवाप हो, द्रोणवाप हो या कुल्यवाप या नल, ये क्या है, भूमि के नाप थे। जैसे 4 आडवाप ये 1 द्रोणवाप के बराबर था, 8 द्रोणवाप ये 1 कुल्यवाप के बराबर था, और 5 कुल्यवाप 1 पाटक के बराबर था। पशुपालन जीविका का अन्य प्रमुख साधन था। अमरकोश में पालतू पशुओं की सूची दी गई है। भूमि नापने वाले अधिकारी को क्षेत्र कर कहा जाता था। भूमि विक्रय से पहले पुस्तपाल व विषयपति से अनुमति लेनी पड़ती थी। वस्त्र निर्माण इस काल का प्रमुख उद्योग था। अमरकोश में कताई, बुनाई, हाथकरघा, धागे इत्यादि का उल्लेख हुआ है। अमरकोश में यानी कताई बुनाई का उल्लेख, हाथकरघा का उल्लेख कहाँ हुआ है, अमरकोश में। कालिदास अपने नाटकों में महीन कपड़ों का उल्लेख करता है, मलमल जैसे कपड़ों का। कुषाण काल में सिले हुए कपड़ों का प्रचलन हो गया था, यानी सिले हुए कपड़े पहनते थे लोग। गुप्त काल में नालंदा, वैशाली आदि स्थानों से श्रेणियों, सार्थवाओं, प्रथम कुलिकों आदि की मोहरें शिल्पियों व व्यापारिक श्रेणियों के संगठन व गतिविधियों को प्रदर्शित करती है, यानी व्यापार होता था इनके माध्यम से। बृहस्पति के अनुसार नवीन श्रेणियों के निर्माण में समय सदस्यों को कुछ पूंजी जमा कर एक दूसरे में विश्वास व्यक्त करना पड़ता था, एक दूसरे के पास पूंजी जमा करानी पड़ती थी। अपने व्यवसायिक कार्यों के अतिरिक्त श्रेणी को सामाजिक कार्य भी करने पड़ते थे, यानी व्यापारियों की जो श्रेणी होती थी उनको सामाजिक कार्य भी करने पड़ते थे। श्रेणियां बैंकों का काम भी करती थी, जो व्यापार की श्रेणियां होती थी उनको बैंकों का भी काम करना पड़ता था। कुमारगुप्त के प्रथम के अधिकारी बंधु वर्मन के मंदसौर अभिलेख से पता चलता है कि रेशम बुनकरों की एक श्रेणी मंदसौर में 437-38 ईस्वी में भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। ये याद रखना कि कुमारगुप्त को जो प्रथम है उसका मंदसौर अभिलेख में ये जानकारी मिलती है कि रेशम बुनकरों ने एक श्रेणी ने मंदसौर यानी मध्य प्रदेश में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। 473-74 ईस्वी में इसकी मरम्मत भी कराई गई थी। कुछ धनी लोग श्रेणियों के पास पूंजी जमा कर उसके ब्याज से धार्मिक कार्य इन्हीं श्रेणियों से कराते थे। गढ़वा अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्वयं इसी प्रकार की पूंजी जमा कराई थी। नारद व बृहस्पति स्मृति में श्रेणियों को प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तक्षशिला, विदिशा, कौशाम्बी नगर की श्रेणी अपने सिक्के जारी करती थी, यानी यहाँ की श्रेणियाँ
इतनी मजबूत थी कि अपने सिक्के भी जारी करती थी। तक्षशिला, विदिशा और कौशांबी की श्रेणी। श्रेणी क्या है? व्यापारियों का समूह है। तक्षशिला का शासन व्यापारियों ने के एक निगम द्वारा संचालित किया जाता था, यानी व्यापारियों का निगम है वो इसका संचालन करता था। पुग क्या है? एक ही जाति के व्यापारियों का समूह पुग है। और श्रेणी क्या है? विभिन्न जातियों के व्यापारियों का समूह श्रेणी है। समझना, एक ही जाति के व्यापारी उनको पुग कहते हैं, विभिन्न जातियों के व्यापारी समूह है उसको श्रेणी कहते हैं, एक ही नगर के व्यापारियों का समूह है उसे निगम कहते हैं। याद रहेगा ना। तो निगम द्वारा संचालित क्या होता था? तक्षशिला का शासन। पुग है, श्रेणी है, निगम समझ गए ना। श्रेष्ठी कुलिक निगम, यानी श्रेष्ठियों, शिल्पियों, श्रेणियों का केंद्रीय निगम। ज्येष्ठक ये श्रेणियों का मुखिया होता था। श्रेणियों के मुखिया को क्या कहते थे? ज्येष्ठक या ज्येष्ठक कहते थे। व्यापारियों की समिति को निगम कहा जाता था। निगम का प्रधान श्रेष्ठी कहलाता था। व्यापारियों के समूह को सार्थ या उनके नेताओं को सार्थवाह कहा जाता था। यानी व्यापारियों के समूह जो आप साथ में चलते थे उसे सार्थ कहते थे, और उनका जो नेता होता था उसको सार्थवाह कहा जाता था। श्रेष्ठी बैंकरों एवं साहूकार के रूप में कार्य करते थे। गुप्त साम्राज्य के विभिन्न भाग से सिक्कों के 16 ढेर मिले हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण बयाना भरतपुर राजस्थान से मिला है। वो सिक्कों का ढेर महत्वपूर्ण है। तो गुप्त साम्राज्य में सिक्कों के ढेर 16 ढेर मिले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा? बयाना भरतपुर, जो बहुत बार राजस्थान के जीके में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। नगर प्रशासन के बारे में नगर श्रेष्ठी सार्थवाह का उल्लेख उत्तरी बंगाल स्थित पुंडुवर्धन से प्राप्त गुप्त अभिलेखों में हुआ है। तो गुप्त शासकों ने प्राचीन भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना कि प्राचीन भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाने वाले गुप्त शासक ही थे। सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा किसने चलाए? गुप्त शासकों ने। सोने के सिक्कों को गुप्त अभिलेखों में दिनार कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी। दिनार क्या है? सोने के सिक्का है, उसको गुप्त अभिलेखों में दिनार कहा गया है। दिनार लैटिन भाषा के डेनेरिस शब्द से बना है। डेनेरिस शब्द से बना है दिनार। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं पर राजाओं के स्पष्ट चित्र हैं। इन स्वर्ण मुद्राओं दिनार का उपयोग भूमि की खरीद बिक्री में अधिक होता था। स्वर्ण मुद्राओं के रूप में सेना व प्रशासन के उच्च अधिकारियों को भी वेतन दिया जाता था। स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाती थी उनको। रामगुप्त को छोड़ करके चंद्रगुप्त द्वितीय से पूर्व के तांबे के सिक्के नहीं के बराबर हैं। कुषाण शासकों ने जहाँ तांबे के अधिक सिक्के चलाए, वहीं गुप्तों के तांबे के सिक्के बहुत ही कम मिलते हैं। यानी सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के किसके मिलते हैं? कुषाणों के। सबसे कम तांबे के सिक्के मिलते हैं गुप्तों के। जन सामान्य में मुद्रा का प्रयोग कुषाण काल की तुलना में गुप्त काल में काफ़ी कम हो गया था। लोग सामान्य रूप से मुद्रा का प्रयोग कम ही करते थे। फायान के अनुसार साधारण लोग वस्तु विनिमय या कोड़ियों से काम चलाते थे। जो साधारण लोग होते थे वस्तु विनिमय करते थे। किसी को गाय लेनी है तो 4 बोरी गेहूँ दे दी और गाय ले ली, ऐसे वस्तु का विनिमय करते थे। कोड़ियों से काम चलाते थे। गुप्त काल में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत में शकों के विरुद्ध विजय के पश्चात प्रारंभ किए थे। तो चांदी के सिक्के सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और किस खुशी में? शकों को पराजय करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्कों का प्रयोग स्थानीय लेन देन में किया जाता था। फायान के अनुसार मगध में बहुत सारे नगर थे। यहाँ के धनी नागरिक बौद्ध धर्म का समर्थन करते थे। बसाद यानी प्राचीन वैशाली को बसाद से प्राप्त अनेक मिट्टी की मोहरों पर श्रेणी सार्थवाह, कुलिक निगम, श्रेष्ठ कुलिक निगम, श्रेष्ठी निगम, कुलिक निगम और प्रथम कुलिक का उल्लेख है। प्रथम कुलिक से तात्पर्य शिल्पियों के प्रधान तथा कुलिक निगम से तात्पर्य शिल्पियों के निगम से है। तो दोस्तों इस प्रकार आज का वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं। प्लीज़ दोस्तों आपको यदि अच्छा लगे तो शेयर कर देना प्लीज़ दोस्तों। कमेंट भी करना यदि आपको कोई अच्छी यानी कोई सुधार की आपको ऐसे लगे कि इस प्रकार आप इसमें सुधार करना चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हो और लाइक ज़रूर करना। ओके, थैंक यू दोस्तों।